इन्हीं से चलती थी। भारतीय कपड़े का पतन। अब भारतीय कपड़े का पतन कब हुआ, यानी कि भारतीय कपड़ा कब डाउन मार्केट होता चला गया, क्यों हुआ? पहला तो यही था, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों से में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था, क्योंकि इंग्लैंड अब अपने यहाँ कपड़ा बनाने लगा था और अपने यहाँ तो उसने भारत के कपड़े को लाने से मना ही कर दिया था। दूसरे देशों में भी अपना कपड़ा बेचने के लिए भारत के कपड़े के साथ कंपटीशन लड़ने लगा था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिए थे। अब इंग्लैंड में अगर भारत अपना कपड़ा भेजता था तो इंग्लैंड के जो सरकार थी उसने भारत के लोगों पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया था। व्यापारियों से कहा था कि अगर आप इतना टैक्स दोगे तभी आप अपना कपड़ा हमारे देश में बेच सकते हो, वरना नहीं। तो ऐसे में भारत के लोगों के पास इतना पैसा था नहीं कि वो उनका टैक्स दे सकते। इस वजह से भारत का मतलब इंग्लैंड में कपड़ा बिकना कम हो गया था। इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया था, क्योंकि सस्ता हो गया था। वही काम, वही सब कुछ, वही छपाई, वही बुनाई जब सस्ते में मिल रही है तो फिर भारत का कपड़ा कौन खरीदेगा? और भारत के लोगों के पास मशीनें थी नहीं, वो हाथ से काम करते थे, इसलिए उनका कपड़ा महंगा होता था। इसी वजह से हमारे यहाँ के हज़ारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी, क्योंकि बंगाल पे तो शासन ही कर रहे थे वो लोग। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों से तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना भी बंद कर दी। ठीक है, जब बुनकर परेशान हो गए तो उन्होंने सरकार से गुहार लगाई, भैया करो क्या करना है हमारा, हम भी तो कमाएंगे खाएंगे, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। तो उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन अभी तो असली दुर्दिन आने बाकी थे, यानी कि बुरे दिन आने बाकी थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन से में बने सूती कपड़े से पट गए। पहले क्या हुआ था? पहले तो ये हुआ था कि जो भारत के कपड़े थे वो बाहर नहीं बिक रहे थे। चलो कोई बात नहीं, भारत के बने हुए कपड़े भारत में तो बिक रहे थे, लेकिन 1830 तक आते आते अंग्रेज़ों ने क्या करा कि भारत के कपड़े को भारत में बिकने से भी मना कर दिया और ब्रिटेन में जो बने हुए कपड़े थे, फैक्ट्रियों के बने हुए कपड़े, वो भारत में ला दिए। अब वो बहुत सस्ते होते थे, सुंदर होते थे, तो ऐसे में जो लोग थे अब भारत के कपड़े नहीं पहनते थे, भारतीय लोग बाहर के देशों के बने हुए कपड़े जो सस्ते होते थे वो पहनते थे। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 66% बाहर का होता था, ब्रिटेन का बना होता था। इससे तो बुनकर बिल्कुल ही ख़राब हो गई, उनकी हालत, बेचारे बिल्कुल ही भूखे मरने की बात आ गई। लेकिन भारत में हथकरघे यानी कि हाथ से जो काम करने वाले थे वो उनका काम पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी भारी कढ़ाइयाँ, मोती जरी का काम जो होता था वो हाथों से ही होता था, और जिस कपड़े पर होता था वो कपड़ा अभी भी भारत में ही पहना जाता था, या भारत में जो गरीब लोग कपड़ा पहनते थे वो ब्रिटेन में अभी नहीं बनता था, जिस वजह से अभी भी थोड़ी बहुत डिमांड भारत में भारत के कपड़े को लेकर बनी हुई थी। ठीक है, अब अगला है सूती कपड़ा मिलों का उदय। अब भारत में सूती कपड़ा मिल कब आई? वो जो था ब्रिटेन, इंग्लैंड, वहाँ तो 1764 में स्पिनिंग जेनी बन गई थी, तो वहाँ पे हो गया था। लेकिन भारत में कब आई? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह एक कताई मिल थी। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया। बम्बई क्यों बन गया? क्योंकि बम्बई जो है वो समुद्र तट पर है, तो पहले क्या होता था, पानी के जहाज़ों से सामान आता जाता था, अभी भी आता जाता है, तो इस वजह से महत्वपूर्ण बंदरगाह वही बन गया था। बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाला उस विशाल पट्टी से काफ़ी निकट था जहाँ कपास की खेती की जाती थी। जब वहाँ सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिलने लगा। और सूती कपड़ा मिल की स्थापना मुंबई में भी इसलिए भी हुई थी क्योंकि मुंबई के पास कपास उगाने के लिए जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है, वो बम्बई में थी, इसीलिए वहाँ पे उन्हें मिट्टी भी अच्छी मिल गई, उसकी खेती बाड़ी भी अच्छी होने लगी और सामान बनकर हाथों हाथ दूसरे देशों में जाने भी लगा। ठीक है, सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। ठीक है, इस तरह फिर भी धीरे धीरे करके लोग शहरों में आने लगे, इन
इन कारखानों में काम करने लगे, लेकिन उनका जो पहले का अपना काम था वो उनका बंद हो चुका था, क्योंकि अब उनके हाथ के काम की उतनी कदर नहीं की जाती थी जितने की मशीनों के काम की थी। ठीक है, यहाँ तक तो बात हुई कपड़े की। अब जो आगे हम पढ़ रहे हैं उसमें हम लोहा और इस्पात का पढ़ेंगे। ठीक है, टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील, इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान हैं जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों में की बहुमूल्य संपत्ति है, यानी कि इंग्लैंड में ले गए थे इनकी तलवार को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी। यानी कि अपने आप को बचाने के लिए छाती पर जो लोहे का कवच वो बांधते थे, इनकी तलवार में इतना पैनापन था कि वो लोहे को भी काट देती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था। ठीक है, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इस वुड स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद छोटे छोटे कणों से पैदा होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड स्टील किस तरह बनाया जाता था, यानी कि वुड स्टील सिर्फ भारत में ही बनता था। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को, यानी कि कभी ठंडा करा, कभी गर्म करा, कभी बहुत ठंडा, कभी बहुत गर्म, नियंत्रित करते हुए प्रगालक, यानी कि जो पिघलाते थे, लोहे को पिघलाने वाले इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगाड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया। यानी कि काफ़ी तो ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं था ये वुड्स बना कैसे है क्या ये चीज़। तो अध्ययन करने के बाद इन्हें पता चला कि आखिर ये बनता कैसे है। भारत पर अंग्रेज़ों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे व इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। जैसे कपड़े को एक्सचेंज करा था, वैसे ही लोहे और इस्पात को भी अंग्रेज़ों के सामान से भारतीयों के सामान को उन्होंने चेंज कर दिया था। गांव की उजड़ी भट्टियाँ। वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन, यानी कि लोहे को पिघलाना, एक सामान्य गतिविधि थी। खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक ज़िले में ऐसे प्रगालक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। यानी कि जो उन जगहों पर लौह अयस्क पाया जाता था, उन्हीं लोहों का इस्तेमाल करके ये बड़े बड़े काम कर लेते थे। इसी लोहे के से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे, जबकि महिलाएं धौकनी चलाती थीं। धौकनी मतलब जिसमें कि आग जलाते हैं ना, वो चलाती थीं। वे कोयले को लगातार धकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। ज़्यादातर गांव में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थीं और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत में अब अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया लोहा आने लगा था और लोग उस लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। भारत में बनने वाले लोहे का इस्तेमाल अब बहुत ही कम लोग करते थे। इसकी एक वजह तो नए वन कानून थे। वनों में जा ही नहीं सकते थे, लकड़ियाँ नहीं लाते तो फिर उनकी धोकनी या जो आग जलाने का वो था एक तरीका, वो कैसे करते, आग नहीं जल पाती थी। ठीक है, और लौह अयस्क भी वे वहाँ से ले जा सकते थे। वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे और
जो अगर पकड़े गए तो उनकी पिटाई भी होती थी। ठीक है, परंतु बहुत लंबे समय तक वह ऐसा काम नहीं कर पाए, लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और आजीविका के लिए दूसरे साधन ढूंढ लिए। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगल्भों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी रकम चुकानी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट ही नहीं हो पाता था कुछ भी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का आयात भी होने लगा था। जैसे बताया मैंने कि ब्रिटेन ने अपना लोहा और स्टील भारत भेजना चालू कर दिया था। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन और औजार बनाने के लिए भारत में आए लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे, क्योंकि वह सस्ता होता था। ठीक है, अब बहुत ही कम लोग थे जो कि भारत के बनी हुई चीज़ों को लेते थे या भारत में चीज़ों को बनाते थे। भारत में लोहा व इस्पात उद्योगों का फिर से उदय हुआ। कब हुआ? साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते घूम रहे थे। यानी कि जो टाटा कंपनी है उनके मालिक जो हैं उनके बेटे छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क ढूंढ रहे थे। लौह अयस्क होता है लोहे का बिल्कुल बेसिक रूप, जो कि मिट्टी से सना हुआ होता है और उसमें मिट्टी से अलग किया जाता है, ज़मीन से जो हमें मिलता है उसे लौह अयस्क कहते हैं। ये भारत में एक आधुनिक लौह और इस्पात की मशीन लगाना चाहते थे, बहुत बड़ा संयंत्र बनाना चाहते थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लोहा और इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन शर्त यह थी कि उन्हें बढ़िया किस्म का लोहा मिलना चाहिए, लोहा बढ़िया किस्म का हो। एक दिन कई घंटे जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि अयस्क कहाँ से लाए हैं तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली करके कहा, वहाँ से लाए हैं। फिर वो वहाँ पे बहुत देर तक पहाड़ी पर जा पहुँचे और पहाड़ी में जब उन्होंने देखा तो उन्हें जिस तरह का लोहा चाहिए था वैसा ही लोहा उन्हें वहाँ पर मिल गया था। रजहारा पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक हैं, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास का कहीं पानी नहीं था, लिहाजा कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्णरेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का इस्तेमाल करता था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। यानी कि भारत का जो रेलवे का काम चल रहा था, ऐसे में भारत को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टील और लोहा चाहिए था। तो जब काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी सर्वश्रेष्ठ स्टील बन सकता है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ। अब विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने भी भाग लिया था और इंग्लैंड को विश्व युद्ध के लिए भी लोहा वगैरह चाहिए था। तो ऐसे में भारत में वो लोहा भेज नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से भारत में रेल का काम रुक गया था। तो ऐसे में क्या हुआ, टिस्को को काम दिया गया कि भाई तुम भारत में रेलवे के लिए जो लोहा चाहिए उसकी आपूर्ति तुम करोगे। बाद में हालत ये हुई कि टिस्को से अंग्रेज़ों ने लोहा मांगा अपने देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। तो टिस्को कहाँ तो बिल्कुल नई कंपनी थी, और जब पहला विश्व युद्ध हुआ उस दौरान टिस्को ने भारत की ज़रूरतों को भी पूरा किया और ब्रिटेन की ज़रूरतों को भी पूरा किया। ठीक है, अभी हमारा चैप्टर पूरा होता है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना ज़रूर। ठीक है, ओके।